प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 विषय हिंदी कोर। सोचे थे 2 पार्ट में वीडियो ख़त्म कर देंगे। जो ऑफिस की तरफ से एमसीक्यू जारी किया गया है इन प्रश्नों को, लेकिन ये 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें एक और वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, इसीलिए इसको 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में हम लोग आरओ भाग 2 के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है और ये परीक्षा उपयोगी है। झारखंड में पीजीटी हिंदी के शिक्षकों द्वारा ये तैयार किया गया है। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय गीत से। तो आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पापा हैं। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो वैभवशाली संसार को ठुकराता है। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो अवसाद को लिए फिरता है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं? तो नीड़ों से झांक रहे हैं। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है? तो छंद बनाना कहा है। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो मस्ती। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है? तो थका पंथी। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जग जीवन का। कवि किस सुरा का पान करता है? तो स्नेह का। कवि किस अवसाद का उन्माद लिए फिरता है? तो युवा का। दूसरा चैप्टर है आलोक धनवा का पतंग से। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो कल्पना। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? तो मृदंग के समान। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? तो शरद। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो रेंद्रों के। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो पतंग को। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो मृदंग की तरह। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तो भादो। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? तो खरगोश। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज है पतंग। शरद क्या चलाते हुए आता है? तो साइकिल। शरद क्या बजा रहा है? घंटी। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले। कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो बेसुध होकर। मृदंग क्या है? तो लंबी ढोलक। उन बच्चों का वेग किस की तरह लचीला है? तो डाल। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशा है? तो स्वप्न देखना। शरद की साइकिल कैसी है? तो चमकीली। भादो किसका प्रतीक है? तो अंधकार। शरद किसका प्रतीक है? प्रकाश का। आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर। बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं? तो पतंगों के। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो गिरने का। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए हैं? तो ये है इशारों के लिए। तीसरा चैप्टर है कुंवर नारायण का कविता के बहाने और बात सीधी थी पर से। तो बात की पेज खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो बात। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? तो पेचीदा। कविता के बहाने कविता के रचनाकार है कुंवर नारायण। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो चिड़िया। कविता फूलों के बहाने क्या है? तो खिलना। कविता किसके बहाने खिल रही है? तो बच्चे के।
सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं रखना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई, तो भाषा के। कवि किसे पाने की कोशिश करता है, बात को। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई, तो पेचीदा। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था, तो बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य है भावहीन होना। बात की पेच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है अस्पष्ट होना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है, बात समझ नहीं आना। कविता किसका खेल है, तो शब्दों का। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है, तो भाषा की। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता, तो चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी, तो पेचीदा। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है, अस्पष्ट। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है, तो भाषा की सहजता पर। चौथा चैप्टर है रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज। पहला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 1929। दूसरा, सप्तक में किस कवि की कविता है, तो रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना है तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो से। तो ये उपरोक्त तीनों है। सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो लोग भूल गए हैं से। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, तो हम समर्थ और शक्तिवान हैं। समर्थ शक्तिमान बंद कमरे में किसे लाएंगे, तो दुर्बल को। अपाहिज से क्या पूछेंगे, तो उसका दुख। कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते क्या करेंगे, तो रुला देंगे। पर्दों पर कार्यक्रम संचालक क्या दिखलाएंगे, तो फूली हुई आंख और होठों की कसमाहट। तो क और ख दोनों हो जाएगा। कार्यक्रम संचालक किन्हें रुलाना चाहता है, तो अपाहिज को और दर्शक दोनों को। तो यहाँ ग हो जाएगा। पर्दा पर किसकी कीमत है, तो वक्त की। कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य युक्त कार्यक्रम है, तो सामाजिक उद्देश्य। गजानन माधव मुक्ति बोध का सहर्ष स्वीकारा है से आपका पहला क्वेश्चन है मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 13 नवंबर सन 1917 ग्वालियर में। मुक्ति बोध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 11 सितंबर सन 1964 भोपाल में। सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है खुशी से अपनाया है। मुक्ति बोध को किस युग का कवि माना जाता है, तो आधुनिक प्रयोगवादी युग का। भूरी भूरी खाक धूल चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह है, तो मुक्ति बोध का। कवि ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है, तो अच्छा बुरा को। कवि अपने प्रेरक व्यक्तित्व किसको मानता है, तो प्रेमिका। कवि किसको भुला देना चाहता है, अपने प्रेरक को। कवि चाहकर भी किसको नहीं भुला सकता है, तो प्रेमिका को। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है, तो संतावना देने वाली। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं, तो प्रेम के। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है, तो दक्षिणी ध्रुवीय। कवि से क्या नहीं सहा जाता है, तो रमणीय उजाला। सहर्ष स्वीकारा है में गरीबी को माना गया है, तो गर्बीली। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विहरो में, यहाँ विहरो का अर्थ है बिल से। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है, तो चांद से। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडाती कोमलता कहाँ पी राती है, तो भीतर। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहाली सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है, तो बर्दाश्त। भीतर की सरिता का अर्थ है मनोभाव से। अब छठा चैप्टर है शमशेर बहादुर सिंह का उषा। पहला क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह का। उषा काल किस समय को कहते हैं, तो प्रभात को, मतलब सुबह। कवि ने राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है, तो भोर के तारे को। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है, तो पवित्रता का। काली सील किससे धूली लगती है, तो लाल केसर। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है, सूर्योदय। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है, तो उषा का।
कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? तो शब्द चित्र को। 7वां चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। पहला क्वेश्चन है बादल राग कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आवाहन किस रूप में करता है? तो क्रांति। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? तो दूत। मानव जीवन में दुख कैसा है? तो अस्थिर। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? मन। बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति। धरती का शोषण कौन कर रहा है? तो गर्मी। तेज वर्षा से कौन धराशायी होते हैं? तो बड़े बड़े वृक्ष। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? निम्न वर्ग। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? कृषक। 8वां चैप्टर है तुलसीदास कवितावली उत्तर कांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहला है क्वेश्चन कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? तो पेट भरने के लिए। तीसरा है किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं? तो पेट की। किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? तो यहाँ हो जाएगा राम की कृपा से। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? तो गरीबी और बेकारी। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? तो रावण। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो प्रभु राम। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? कुंभकर्ण। अध राति गई कपि नहीं आऊं काव्यांश में किस पात्र के न आने का वर्णन है? हनुमान। कवितावली उत्तराखंड कांड से में कौन सा छंद है? तो कवित्व। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? संजीवनी बूटी। राम जी के एकनिष्ठ भक्त कौन थे? तो हनुमान। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी। नारी हानि विशेष क्षति क्षति नाही। यहाँ क्षति का अर्थ क्या है? हानि। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्पना। यह पंक्ति किसने कही है? तो कुंभकर्ण ने। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? युद्ध में। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया? सब सुखों का। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव किस तरह कौन विलाप करने लगा? तो राम। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता है? सहोदर भाई। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? भालू कपि समूह। उमा एक अखंड रघुआई पंक्ति में उमा शब्द का क्या अर्थ है? तो पार्वती। 9वां चैप्टर है आपका फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ गजल। रुबाइयाँ और गजल किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी की। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? तो घर के आंगन में। माँ बच्चे को किस जल से नहलाती है? तो निर्मल जल। घर में किन से बने सुंदर खिलौने रखे हैं? तो चीनी मिट्टी के। बालक किस पर ललचाया है? तो चांद पर। कवि को बदनाम कौन कर रहा है? दोस्त। किस्मत का रोना कौन रोते हैं? तो कर्महीन और भागहीन दोनों। गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तो तारे। कवि को अपनी प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है? तो दुनिया। तारे आंखें छपकावे है जर्रा जर्रा सोए है। यहाँ जर्रा जर्रा का अर्थ है कन कन। 10वां चैप्टर है उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? तो उमा शंकर जोशी का। छोटा मेरा खेत में कवि का खेत क्या है? तो कागज रूपी खेत है। साहित्य कब तक रस का अच्छा स्रोत बना रहता है? तो अनंत काल। कवि किस रसायन का प्रयोग साहित्य रचना के लिए करता है? तो कल्पना का। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो शब्द रूप बीज। बगुले के पंख किसकी रचना है? तो उमा शंकर जोशी। बगुले की पंक्ति कहाँ बंधी है? तो नभ में। बगुलों के पंखों द्वारा कवि को क्या चुराए जाने की बात कही गई है? तो आँख। बगुले के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? तो सांझ के श्वेत काया। उमा शंकर जोशी किस भाषा के कवि है? तो गुजराती भाषा। दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख गुजराती भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया है?
तो रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल दोनों ने। कौन सी कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है? तो बगुले की पंख। 11 चैप्टर है आपका महादेवी वर्मा का भक्तिन। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन मतलब लक्ष्मी। भक्तिन पाठ में लेखिका ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया था? तो 4। भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? तो 25। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? तो हंडिया। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? तो झूसी। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष। भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ था? 9 वर्ष। तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ओले गिरना। 12 चैप्टर जैनेन्द्र कुमार का है बाजार दर्शन। पहला क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो संयमी। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? तो मुक्त। असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देते हैं? तो बेकार। सजा धजा बाजार क्या करता है? तो आमंत्रित। बाजार में क्या है? तो जादू। बाजार का जादू किसके माध्यम राह से काम करता है? तो आँख। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? पानी। भगत जी क्या बेचते हैं? चूरन। 13 चैप्टर है आपका धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? तो हाँ। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। इंदर सेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? तो मेढक मंडली। इंदर सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? तो अंधविश्वास। इंदर सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते हैं? वर्षा। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया? तो इसका आंसर है नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कादों में लौटने के कारण। किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? तो वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? तो गुड़ और चने से बना लड्डू। फिर है लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? तो गंगा मैया की। लेखक बचपन से किससे प्रभावित है? तो आर्य समाज से। लेखक किस सभा का उपमंत्री है? तो कुमार सुधार सभा का। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? तो लेखक के कल्याण के लिए। जीजी ने इंद्र सेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा? तो इंद्र देवता का अर्ध। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? तो ऋषि मुनियों ने। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? तो जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो साहित्यिक हिंदी भाषा का। 14 चैप्टर है फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान का क्या नाम था? तो लुट्टन सिंह। पहलवान के कितने बेटे थे? 2। शेर के बच्चे नाम से प्रसिद्ध पहलवान कौन था? तो चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो श्यामनगर। लुट्टन सिंह ने किस दूसरे नामी पहलवान को दंगल में हरा दिया था? तो काला खां। कितने वर्ष तक पहलवान अजय रहा? 15। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 1921। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई? 1977। 15 चैप्टर है विष्णु खरे का चार्ली चैंपियन यानी हम सब। पहला चार्ली चैंपियन यानी हम सब के लेखक कौन है? तो विष्णु खरे। लेखक के अनुसार चार्ली पर कितने वर्षों तक काम होगा? 50। चार्ली के फिल्म कौन कौन सी है? तो हो जाएगा मेट्रोपोलिस और द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर केली गारी। फिर द रोअल्थ सील मतलब उपरोक्त सभी। चार्ली की पहली फिल्म कौन सी है? तो मेकिंग ए लिविंग। चैपलिन के फिल्म के दर्शक कौन हैं? तो पागल खाने के लोग, विकल मस्तिष्क के लोग और महान प्रतिभा वाले लोग सभी हैं। चार्ली ने कला के लिए क्या चुना? तो भावना को। इस घटना ने चार्ली को भावना प्रधान बना दिया। तो ईसा की सूली पर चढ़ना और कसाई खाना से भागा भेड़ दोनों। चार्ली से किसका सानिध्य था? तो गांधी और नेहरू का। आवारा किसका शब्दानुवाद है?
तो द ट्रम्प। चार्ली के अभिनय में किस रस का संयोग है? तो हास्य और करुणा। 16 चैप्टर है राजिया सज्जाद जाहिर का नमक। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? तो दिल्ली। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह कथन किसका है? तो पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? तो सुनील दास गुप्त। सुनील दास गुप्त ने सफिया के लिए क्या मंगवाया? तो यहाँ हो जाएगा अच्छी वाली चाय। सुनील दास किसे अपना वतन मानता था? तो ढाका को। सुनील दास के मित्र का नाम क्या था? तो शमसुल इस्लाम। सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? तो नजरूल और टैगोर। सुनील दास गुप्त ने कहाँ से डाब को श्रेष्ठ बताया? तो ढाका का। मैंने आपसे कहा न कि मेरा वतन ढाका, यह कथन किसका है? तो सुनील दास गुप्त का। नमक कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो रजिया सज्जाद जहीर। नमक कहानी का संबंध किससे है? तो भारत पाक विभाजन से। साफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? तो कीर्तन में। सिख बीवी ने किसे अपना वतन कहा? लाहौर को। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? 11 बजे। साफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? लाहौर में। सिख बीबी ने साफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? तो लाहौरी नमक। साफिया लाहौर में किसके पास गई थी? तो भाइयों के पास। साफिया का भाई क्या था? तो पुलिस अफसर। लाहौरी नमक किस कागज में लिपटा हुआ था? तो बादामी कागज में। साफिया का भाई किसकी दुहाई देकर नमक न ले जाने के लिए कह रहा था? तो कानून की। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते, यह कथन किसका है? तो साफिया का। आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। यहाँ अदीब शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो साहित्यकार के लिए। साफिया ने टोकरी में कौन से फल डाले? तो कीनू। पहले साफिया ने नमक की पुड़िया को कहाँ रखा? तो फलों की टोकरी की तह में। शहजादा अपनी रान चीर कर क्या छिपा लेता था? तो हीरा। जिस कमरे में साफिया सो रही थी उसकी खिड़की के पास कौन सा दरख्वास्त लगा हुआ था? तो चंपा का। 17 चैप्टर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल। तो उमस और लू में कौन सा पेड़ कालंजयी अवधूत की भांति अजय है? तो शिरीष। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? तो फक्कड़। शिरीष की सबसे बड़ी विशेषता है दिव्यता। मेघदूत किस कवि की रचना है? कालिदास। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन। लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? तो अवधूत के साथ। शिरीष का बीज कहाँ से अपना रस खींचता है? वायुमंडल से। द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अन्यासक्त योगी कहा है? तो कालिदास। शिरीष के फूल साहित्य के किस विधा में लिखा गया है? ललित निबंध। धरा को परमान यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, किस कवि का कथन है? तुलसीदास। और लास्ट चैप्टर आपका 18 है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पहला क्वेश्चन है इसका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? तो एक ही व्यवसाय से। लेखक ने भारतीय समाज में गरीबी और भुखमरी का क्या कारण बताया है? जाति प्रथा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है? तो पैतृक पेशा। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? तो दासता। लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन से अवसर प्रदान करने के पक्ष में है? तो समान अवसर। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऊंच नीच का भेद। आदर्श समाज का लाभ किसे प्राप्त होगा? तो अमीरों को, गरीबों को, ऊंची जाति के लोगों को, मतलब सभी को। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? तो शिक्षा से। तो बच्चों ये थे आरओ भाग 2 के ऑफिशियल जारी किया गया MCQ
जल्द ही हम लोग वितान के एमसीक्यू को भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।